नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। मौसम ने अचानक से करवट बदल ली है और कई देश के हिस्सों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। लेकिन इस सर्द मौसम में भी सियासी हवाएं काफी गर्म हैं। उत्तर प्रदेश में उन हवाओं को धर्म और जाति की आंच भी मिल रही है। तो आज खबरदार में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में उसी पुराने और खास खेल की शुरुआत तो नहीं हो रही। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कहीं उत्तर प्रदेश का चुनाव एक बार फिर से धर्म और जाति के नाम पर तो नहीं लड़ा जाएगा। कहीं यूपी चुनाव में एक बार फिर से वोटरों को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश तो नहीं होगी। कहीं उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पार्टियां ध्रुवीकरण के दांव से चुनाव जीतने की कोशिश तो नहीं करेंगी। कहीं उत्तर प्रदेश में जाति के आधार पर वोट तो नहीं मांगे जाएंगे। कहीं उत्तर प्रदेश का चुनाव एक बार फिर से वही अपनी पुरानी रंगत रूप तो अख्तियार नहीं कर लेगा। इन सवालों की कई सारी वजहें हैं जिन पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे, नजर डालेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी वजह है, सबसे पहले उसे आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद साक्षी महाराज ने मुसलमानों को लेकर एक बयान दिया। आप सबसे पहले साक्षी महाराज का बयान सुनिए। अगर जनसंख्या बढ़ती जा रही है, सुरसा की तरफ बदन बढ़ा रही है, मुंह खोले चली जा रही है, देश में समस्याएं खड़ी हो रही जनसंख्या के कारण, उसके लिए हिंदू जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार वो है जो 4 बीवी और 40 बच्चों की बात करते हैं। हम कहते हैं 4 बीवी 40 बच्चे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। 4 बीवी 40 बच्चे चलने का समय नहीं रहा। माताओं का ये मशीन थोड़ा ही है। इन माताओं का सम्मान होना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हमारे मोदी जी ने कहा तलाक 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 हो गया। तलाक क्या तमाशा बना रखा है? 3 तलाक को समाप्त करने का समय आ गया है। उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज का मेरठ में दिया गया ये बयान आपने सुना। और साक्षी महाराज के बयान से यह भांपा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के चुनावों में क्या होने वाला है। सबसे दिलचस्प ये कि साक्षी महाराज का ये बयान तब आया है जब उत्तर प्रदेश में चुनावी आचार संहिता लागू है। साक्षी महाराज मुसलमानों पर बयान पहले भी दे सकते थे। ऐसे में सवाल ये कि क्या उन्होंने जानबूझकर आचार संहिता का उल्लंघन किया? इतना ही नहीं, आचार संहिता लागू होने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में साफ कर दिया था कि धर्म, जाति और संप्रदाय के नाम पर नेता वोट नहीं मांग सकते। मजहब और जाति के नाम पर वोट मांगना गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि चुनाव एक सेक्युलर प्रक्रिया है और इसका पालन किया जाना चाहिए। लेकिन लगता है कि नेताओं को न तो सुप्रीम कोर्ट की परवाह है और न ही चुनाव आयोग की और न ही चुनाव आचार संहिता की। बहरहाल अब साक्षी महाराज के बयान पर जोरदार विवाद भी खड़ा हो गया है। हिंदू घटा और देश बटा। जिम्मेदार वो है जो 4 बीवी और 40 बच्चों की बात करते हैं। साक्षी महाराज संत भी हैं और सांसद भी, लिहाजा संतों के मंच पर चढ़कर सियासी बातें भी करते हैं। मेरठ के शनिधाम मंदिर में संत समागम का आयोजन हुआ तो साक्षी महाराज भी पहुंचे। कार्यक्रम में बीजेपी सांसद के अगल भी संत और बगल भी संत, लेकिन उन्होंने साधा निशाना मुसलमानों पर। देश में समस्याएं खड़ी हो रही जनसंख्या के कारण, उसके लिए हिंदू जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार वो है जो 4 बीवी और 40 बच्चों की बात करते हैं। हम कहते हैं 4 बीवी 40 बच्चे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। 4 बीवी 40 बच्चे चलने का समय नहीं रहा। माताओं का ये मशीन थोड़ा ही है। इन माताओं का सम्मान होना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद मुस्लिम बाहुल पश्चिमी इलाके में बीजेपी सांसद का बयान ढेरों इशारे कर गया। क्योंकि साक्षी महाराज के जुबानी तीर मजहबी जहर में डूबे हुए थे, लिहाजा आरोप लगे कि साक्षी महाराज ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया और देश की सबसे बड़ी अदालत की अवमानना भी की। जब विरोधियों ने साक्षी महाराज के बयान पर सवाल खड़े किए तो बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया। देखो भैया, मैंने उनका बयान तो देखा नहीं, लेकिन ये हम जब बात करते हैं कि सबको साथ लेकर चलेगी,
तो हम यहाँ पर कोई ये देश कानून से चलता है, ये देश संविधान से चलता है, डंडे से नहीं चलता। और इस तरह के जो बयान है, इस तरह के बयान को हम नहीं मानते कि ये सरकार का और न तो बीजेपी का, दोनों इसका कोई मतलब नहीं है। मुझे जानकारी नहीं कि साक्षी महाराज ने क्या बयान दिया है, लेकिन कोई जानकारी होगी तो बात करेंगे बाद में। अभी तो हम सब लोगों का ध्यान पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में कमल खिलाने, भाजपा की सरकार बनाने और देश में मोदी जी के प्रति जो विश्वास बढ़ा है, उस विश्वास का सबसे अधिक प्रभाव अगर मैं कहूं देश भर में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक प्रभाव। विवाद खड़ा हुआ तो साक्षी महाराज ने अपने बयान पर सफाई दी। बोले उन्होंने जो कुछ कहा संत के तौर पर संतों के बीच में कहा, उनके बयान का सियासत से कोई लेना देना नहीं। मैंने कहा वो विशुद्ध संत सम्मेलन था, न कोई बीजेपी का कार्यकर्ता था, न किसी पार्टी का कार्यकर्ता था, न कोई प्रत्याशी था। केवल साधु महात्मा आपस में संघर्ष कर सलाह मशवरा कर रहे थे। तो साधुओं के सम्मेलन में मैंने ये बात साधुओं से कही है कि जाके प्रचार प्रसार करें, तो क्या अपने घर में अपने साधुओं से भी कोई बात नहीं कह सकता? अब साक्षी महाराज कुछ भी सफाई दें, लेकिन शिकायत चुनाव आयोग तक पहुंच गई है। चुनाव आयोग ने प्रशासन से जवाब मांग लिया है और मेरठ प्रशासन ने साक्षी महाराज के खिलाफ कार्रवाई का मन बना लिया है। यहाँ औरनाथ मंदिर में जो संत समागम आयोजन हुआ था, उसमें कुछ टिप्पणी का आज संज्ञान में आया है विभिन्न न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, और निर्वाचन आयोग से भी सीईओ महोदय द्वारा इस पर रिपोर्ट मांगी गई है। तो अविलंब इसमें एडीएम सिटी और सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा विभिन्न पहलुओं से देखा जा रहा है, और इसमें जो कुछ भी कार्रवाई नियमानुसार करनी है वो तुरंत सुनिश्चित कराई जा रही है। भले ही बीजेपी ने साक्षी महाराज के बयान से पल्ला झाड़ लिया हो, भले ही पार्टी विवादित बयान को साक्षी महाराज का निजी बयान बता रही हो, लेकिन ये तय है कि बीजेपी सांसद का बयान यूपी की राजनीति में सोच समझकर चलाया गया तीर है, जो काफी दूर तक असर दिखाएगा। बिहार चुनाव से सबक लेते हुए बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के चुनावों में पॉजिटिव कैंपेन और मुद्दों के सहारे उतरने की तैयारी की है, लेकिन साक्षी महाराज ने जनसंख्या वाला बयान देकर के चुनाव को पोलराइज करने की कोशिश की है। ऐसे में अमित शाह और मोदी के विकास और नोटबंदी के नारे का क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। रीमा प्राशर के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। ऐसा नहीं है कि धर्म के नाम पर चुनावी राजनीति कोई एक ही पार्टी कर रही हो, ऐसा भी नहीं है कि धर्म को लेकर बयानबाजी कोई एक ही नेता कर रहा हो। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने उसी दिन उस फैसले को चुनौती दे दी थी। साक्षी महाराज और मायावती के रुख से यह साफ है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में धर्म के आधार पर वोट मांगे जाएंगे और ध्रुवीकरण की भी कोशिश होगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों? क्या वाकई उत्तर प्रदेश का सामाजिक ढांचा ऐसा है कि धर्म के नाम पर वोट मांगना यहां पर जरूरी है और चुनाव की जीत की गारंटी हो सकती है? दरअसल राजनीतिक पार्टियां उत्तर प्रदेश में सालों से सामाजिक ढांचे को चुनाव में ध्यान में रखकर चुनाव लड़ती आई हैं। यहां अगड़ी जातियां करीब 19% हैं, 42% ओबीसी, एससी करीब 20% और मुसलमान करीब 19%। ब्राह्मणों की तादाद उत्तर प्रदेश में 9%, यादव करीब 8%, ठाकुर करीब 7% और कुर्मी करीब 7% हैं। राजनीतिक पार्टियों की कोशिश यही होती है कि एक साथ किसी खास जाति या मजहब के वोट उन्हें मिल जाएं, और शायद उनकी इसी कोशिश को नाकाम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस बार ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। लेकिन मायावती अब तक दलितों और ब्राह्मणों के समीकरण पर भरोसा करती आई थी, अब उनका जोर मुसलमानों पर है। मतलब ये कि इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी दलितों और मुसलमानों के वोट बैंक पर भरोसा कर सकती है। मायावती ने उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की है वो इसी बात का संकेत करती है। तो मायावती ने मुसलमानों को इस बार भारी तादाद में वोट देने के लिए, अपने पक्ष में करने के लिए मुसलमान उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उतार दिया है। मायावती की पहली लिस्ट 100 उम्मीदवारों में से 36 मुसलमान। मायावती की दूसरी लिस्ट 100 उम्मीदवारों में से 22 मुसलमान।
मायावती की तीसरी लिस्ट 100 उम्मीदवारों में से 24 मुसलमान। मायावती खुलकर दलित मुस्लिम कार्ड खेलने के मूड में हैं। यही वजह है कि अब तक जारी 300 में से तकरीबन 87 सीटें उन्होंने मुसलमानों को दी हैं और जानकारी के मुताबिक कुल 403 में से लगभग 137 सीटें मुसलमानों को दे सकती हैं। मायावती को लगता है कि अगर उनका दलित और मुस्लिम कार्ड चल निकला तो फिर उनकी सरकार बननी तय है और यही वजह है कि इस बार उन्होंने सबसे ज्यादा मुस्लिम टिकट बांटे हैं। मायावती का सियासी मूड इस बार थोड़ा अलग है। बीएसपी अपने पुराने दलित और ब्राह्मण समीकरण में इस बार मुसलमानों को भी हाथी पर सवार करने की कोशिश में लगी हुई है। शायद यही वजह है कि उम्मीदवारों की सूची में मुसलमानों का कोटा तय कर दिया गया है। अब तक मायावती ने जो 3 लिस्ट जारी की है उसमें औसतन 1/4 मुसलमानों को टिकट दिया गया है। अब प्रदेश के खासकर मुस्लिम समाज के लोगों को अपना वोट सपा के इन दोनों खेमों में बांटकर व इन्हें देकर बिल्कुल भी खराब नहीं करना है, वरना फिर इसका सीधा लाभ बीजेपी को ही मिल जाएगा। मायावती को पता है कि मुसलमान बहुजन समाज पार्टी की जीत में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं और वो उसी हिसाब से उम्मीदवार तय कर रही हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि यूपी में मुस्लिम मतदाताओं की तादाद करीब 19% है। अब देखिए बीएसपी का हिसाब। पार्टी ने अब तक कुल 300 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जिसमें 82 मुसलमान यानी 27.33% मुसलमान उम्मीदवार हैं। मायावती ने तय कर रखा है कि बीएसपी के कुल 403 उम्मीदवारों में से 97 मुसलमान होंगे, यानी मायावती करीब 25% मुसलमान उम्मीदवारों को टिकट दे रही हैं। बहन जी ने जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बहन जी ने 25% के करीब मुसलमानों को टिकट दिया है और उन मुसलमानों को टिकट दिया है जो धर्मनिरपेक्ष और जातिवाद से दूर हैं, जातिवाद नहीं रखते, सेकुलर लोग हैं। वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सेकुलर सरकार बने। दरअसल मायावती को पता है कि पिछले चुनाव में उनके मुस्लिम वोट बैंक में इजाफा हुआ है, वहीं समाजवादी पार्टी का मुसलमान वोट बैंक लगातार खिसक रहा है। 2002 में बीएसपी को 9% मुसलमान मतदाताओं के वोट मिले, तो वहीं 2007 में 17% मुसलमान मतदाताओं ने हाथी की सवारी की। 2012 के चुनाव में बीएसपी को 20% मुसलमान मतदाताओं का वोट मिला, जबकि दूसरी ओर 2002 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए 54% मुसलमान वोटरों ने वोट डाले। 2007 में समाजवादी पार्टी को वोट करने वाले मुसलमान सिर्फ 45% रह गए। 2012 के चुनाव में जब समाजवादी पार्टी को सबसे बड़ी जीत मिली, तब सिर्फ 39% मुसलमान वोटरों ने साइकिल पर मुहर लगाई। शायद इसीलिए मायावती इस बार मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने की कोशिश में जुटी है। अब इस चुनाव में बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकने के लिए इन्हें एक तरफा अपना वोट बीएसपी को ही देना है, जिनको प्रदेश की हर विधानसभा की सीट पर अकेले ही दलितों का लगभग 22 व 23% वोट जरूर मिलेगा और साथ ही मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों में तो अकेले मुस्लिम व दलितों का वोट मिलने से ही वहां बीएसपी के उम्मीदवार चुनाव जरूर जीत जाएंगे, बशर्ते यदि मुस्लिम समाज के लोग उन सीटों पर अपना वोट सपा के इन दोनों खेमों को व कांग्रेस पार्टी को भी देकर बांटे न। दरअसल मायावती को पता है कि यूपी में मुसलमान वोटरों का समाजवादी पार्टी से मोह भंग हो चुका है। वो काफी पहले ये भांप चुकी थी कि मुसलमान मतदाता इस बार समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं, लिहाजा उन्होंने इसी हिसाब से तैयारी शुरू कर दी थी। अब मुलायम कुनबे में दंगल ने मायावती की उम्मीदों को एक नई परवाज दी। उन्हें लगता है कि अगर मुसलमानों को यह भरोसा दिला दिया गया कि बीएसपी ही बीजेपी को रोकने में कामयाब होगी, तो इस बार जीत तय हो जाएगी। हाँ, मायावती की उम्मीदों को तब झटका लग सकता है जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन करके चुनाव में उतरे। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो चुनाव लड़े गए उसमें धर्म और जाति का इस्तेमाल भी हुआ। धर्म के आधार पर टिकट भी खूब बांटे गए और धर्म के आधार पर वोटरों को बांटने की कोशिश भी खूब हुई। लेकिन 2014 लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों ने 80 में से
73 सीटें हासिल कर ली तो यह कहा गया कि धर्म और जाति के बयान ने काम नहीं किया। यह कहा गया कि लोगों को नरेंद्र मोदी के विकास का मुद्दा पसंद आया। आइए 2012 और 2014 के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में 69 मुस्लिम उम्मीदवारों को जीत मिली थी। समाजवादी पार्टी ने 78 मुसलमान उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, जिनमें से 43 मुसलमान उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई, तो बहुजन समाज पार्टी ने 85 उम्मीदवार मैदान में उतारे, जिनमें से 16 मुसलमान उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई। 2014 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 80 में से 13 मुसलमान उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा और बहुजन समाज पार्टी ने 19 मुसलमानों को, लेकिन एक भी मुसलमान उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत सका। इसका मतलब यह हुआ कि 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने सिर्फ मोदी पर भरोसा किया, उनके विकास के एजेंडे पर भरोसा किया। एक भी मुसलमान उम्मीदवार सांसद नहीं बन सका और न कि उत्तर प्रदेश की जनता ने जाति और धर्म के आधार पर वोट दिया। उत्तर प्रदेश चुनाव में मजहब बड़ा आधार होगा और धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण की कोशिश भी होगी। शायद तभी साक्षी महाराज ने राम मंदिर का राग छेड़ा और बाबरी मस्जिद तोड़ने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दिया। उस मंदिर में मूर्तियां किसने रखवाई थी? कांग्रेस ने। ताला किसने खुलवाया था? कांग्रेस ने। शिलान्यास किसने कराया था? कांग्रेस ने। तो सब कुछ कांग्रेस ने। और तोड़वाया किसने? नरसिंह राव थे, तोड़वाया कांग्रेस ने। बीजेपी को खावा बदनाम करते हो। कल्याण सिंह की सरकार, कल्याण सिंह 9:15 इस्तीफा दे दिया था और 10 बजे कार्रवाई शुरू हुई थी। शाम तक कार्य चला था। नरसिंह राव बैठे थे, उनके गुरु तोड़ा रहे थे खड़े होकर के। मैं गवाह हूं, मैं वहां पर था। देश की जनता ने जाति और धर्म के आधार पर वोट दिया। उत्तर प्रदेश चुनाव, राजनीतिक पार्टियां भले ही विकास के नाम पर चुनाव लड़ने का दावा करती हूं, लेकिन सच्चाई यही है कि पर्दे के पीछे ये मजहब और जाति का दांव भी खेला जाता रहा है। समाजवादी पार्टी में दंगल जारी है और लिहाजा मुलायम के मुस्लिम वोट बैंक खुद को इस वक्त अनाथ सा महसूस कर रहे हैं और सारे विवाद जल्द सुलझाने की गुजारिश भी कर रहे हैं, लेकिन सुलह के कोई भी आसार समाजवादी परिवार की कलह में फिलहाल नजर नहीं आ रहे। हम कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज उनका वोट बैंक भी है, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज भटक रहा है। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का बड़ा तबका समाजवादी पार्टी का वोट बैंक हुआ करता था, लेकिन बाप बेटे की लड़ाई ने उन्हें मायूस कर दिया। आगे की तस्वीर साफ नहीं है, लिहाजा कंफ्यूजन बढ़ता ही जा रहा है। विवाद खत्म होता तो शायद ये तय हो पाता कि करना क्या है। प्रदेश में जो चुनाव है मिलजुल के लड़ाना चाहिए। कुछ सीटें जो है इन्हें देनी चाहिए मुख्यमंत्री जी को, मुलायम सिंह यादव जी को, और कुछ बैठ के बात करके बंटवारा करके सीटों का और प्रदेश में चुनाव लड़वाना चाहिए। हम कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज उनका वोट बैंक भी है, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज भटक रहा है। जो पिछली सरकार बनवाई थी 2012 में, अब कहाँ जाए, क्या करे, मुस्लिम बड़ा उत्पीड़न में है। मुलायम के घर के बाहर जमा हुए मुसलमानों ने बड़ा सियासी संदेश दे डाला, लेकिन समाजवादी दंगल है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। घर के बाहर लगातार सुलह की मांग होती रही, लेकिन घर के भीतर सुलह की किसी सूरत पर बात नहीं बनी। मुलायम ने अपने भाई शिवपाल से मुलाकात की। शिवपाल खेमे के कई दूसरे नेताओं से भी मिले। नेताजी अभी तक न्यूट्रल नजर आ रहे आजम खान से भी मिले। करीब 3 घंटे तक मुलाकातों का दौर चलता रहा, लेकिन सुलह का कोई फॉर्मूला सामने नहीं आया। हाँ, ऑल इज वेल के वही पुराने दावे जरूर किए गए। सब चीजें बिल्कुल ठीक होंगी और पार्टी एकजुट रहेगी, सब चीजें ठीक होंगी। इस बीच समाजवादी पार्टी के कोषाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय सेठ ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। पार्टी कोषाध्यक्ष का मुख्यमंत्री से मिलना इसलिए अहम है कि चुनाव आयोग जल्द ही साइकिल चुनाव चिन्ह पर फैसला ले सकता है। इलेक्शन कमीशन से हमने मांग की है कि हमें हमारा चुनाव चिन्ह साइकिल दिया जाए और अखिलेश की अध्यक्षता वाली समाजवादी पार्टी को ही असली समाजवादी पार्टी माना जाए। शायद यही वजह है कि पिछले 3 दिनों से पिता और पुत्र में सुलह के लिए फुल स्पीड में कोशिशें की जा रही हैं। पिछले 3 दिनों से मुलायम सिंह यादव के घर बड़े नेताओं का जमावड़ा और बैठकों का दौर जारी है, लेकिन अब तक सुलह का कोई फॉर्मूला निकलता दिखाई नहीं देता। अखिलेश यादव का गुट
पूरी मेजॉरिटी के साथ दिल्ली में चुनाव आयोग जाने के लिए जमा हुआ है। लेकिन अब नजरें टिकी हैं मुलायम सिंह यादव पर कि क्या मुलायम सिंह यादव दोबारा चुनाव आयोग का रुख करते हैं कि नहीं। उधर मुलायम का परिवार अब ये मानने लगा है कि दोनों गुटों में समझौता नामुमकिन है। आपको उम्मीद है कि फिर एक वो होना चाहिए, अखिलेश को पिताजी से माफी मांगना चाहिए, ये आपको लगता है? अब माफी तो मांगना चाहिए। वो अकड़ेल तो है माफिया के लिए। इस बीच अखिलेश अपने चुनावी रणनीति तैयार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। सूत्रों की माने तो 10 जनवरी के बाद कभी भी अखिलेश के घोषणा पत्र का ऐलान हो जाएगा। वहीं 10 जनवरी के बाद अखिलेश राहुल गांधी से भी मुलाकात कर सकते हैं। मतलब ये कि वाकई दोनों खेमों में समझौते के आसार खत्म हो गए हैं। लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं का एक बड़ा गुट आज भी ये उम्मीद लगाए बैठा है कि बाप बेटे में सुलह हो जाएगी। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। उधर उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनाव के लिए बीजेपी भी अपनी कमर कस चुकी है। पार्टी की 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में चुनावी रणनीतियों पर माथापच्ची की गई। कार्यकारिणी के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नेताओं और सांसदों को टिप्स दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पार्टी फंडिंग में पारदर्शिता होनी चाहिए और बीजेपी इसकी पक्षधर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नोटबंदी को देश ने स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पीएम मोदी ने नेताओं को यह भी संदेश दिया कि रिश्तेदारों को टिकट देने के लिए दबाव नहीं बनाया जाए। पारदर्शिता का पक्षधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आप को बताया। नोटबंदी के फैसले को देश ने स्वीकार किया। बेनामी संपत्ति को कैश से मजबूती मिली है और रिश्तेदारों के लिए दबाव न बनाए। कि आज जब देश में पारदर्शिता का माहौल बन रहा है तो हमें राजनीतिक प्रक्रिया में भी पारदर्शिता लाना पड़ेगा। और उन्होंने विशेष रूप से पॉलिटिकल फंडिंग की चर्चा की। पॉलिटिकल फंडिंग में शुचिता आए, पॉलिटिकल फंडिंग में पारदर्शिता आए। भाजपा इसमें बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाएगी। स्वागत है एक बार फिर से आपका खबरदार में। आखिरकार उत्तर भारत में मौसम ने अचानक से करवट बदली और देखते ही देखते पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक लोगों को तेज सर्दी का एहसास करा दिया। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे से भारी बर्फबारी हो रही है, तो दिल्ली एनसीआर में आज सुबह हुई बारिश से एक बार फिर से जनवरी वाली ठंड लौट आई है। लंबे इंतजार के बाद जब पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हुई तो पूरा नजारा ही बदल गया। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में मौसम ने इस कदर करवट ली कि कई इलाके बर्फ की मोटी चादर से ढक गए। ये तस्वीरें पहाड़ों की रानी शिमला की हैं, जहां दूर दूर तक बस बर्फ ही बर्फ नजर आती है। पहाड़ की चोटियों से लेकर सड़कों तक बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। मौसम के बदलते मिजाज से बर्फ से ढकी वादियों की सैर के लिए शिमला आए सैलानियों के चेहरे खिल उठे। शिमला आके बहुत अच्छा लग रहा है जी। हमें उम्मीद नहीं थी इतनी बर्फबारी होगी, ऐसा स्नोफॉल देखने का कभी सोचा नहीं था। यहाँ के बिल्कुल ऐसा लगा, बिल्कुल हमें उम्मीद नहीं थी शिमला में ऐसा कुछ दिखेगा। हमें उम्मीद नहीं थी यहाँ पे शिमला में हमें बर्फ मिल जाएगी और बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम बहुत अच्छा है, इतनी ठंड होती नहीं है। शिमला के बाद अब हम आपको मनाली का नजारा दिखाते हैं। कल शाम से हो रही भारी बर्फबारी के कारण सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। मौसम की पहली बर्फबारी में ऐसा नजारा देखकर हर कोई हैरान है। दिक्कत यही है कि यहाँ बहुत जाम लगा है बर्फ का। ये बर्फ यानी कल से ज्यादा गिर रही है करके, और इतनी हमको बहुत तकलीफ हो रही है। निकलने के लिए घर जाना चाहते हैं। हम लोगों की बस है जलंधर की 4:30 बजे, तो वो भी यहाँ पे हमें 4 बजे नहीं अवेलेबल हो पाएगी। कुदरत के खूबसूरत नजारों के लिए दुनिया भर में मशहूर हिमाचल के डलहौजी में भी पिछले 24 घंटे से जमकर बर्फबारी हो रही है। हम डलहौजी में हैं और डलहौजी का नजारा आपको दिखा रहे हैं कि किस कदर यहाँ पर लगातार भारी हिमपात हो रहा है। और डलहौजी के अलावा शिमला, कुफरी, नारकंडा, मनाली, चंबा, ये सारी वो जगह है जहाँ पर लगातार बर्फबारी हो रही है।
हिमाचल में बर्फबारी का आलम यह है कि दोपहर तक शिमला में सड़कों पर 40 सेंटीमीटर बर्फ की चादर बिछ चुकी थी। चूड़धार में सबसे ज्यादा 90 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई, तो वहीं मनाली में 30 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई। शिमला में जहां लोगों ने मौसम की दूसरी बर्फबारी का आनंद उठाया, वहीं मनाली में यह सीजन की पहली बर्फबारी थी। शिमला और मनाली के अलावा हिमाचल के लाहौल स्पीति, किन्नौर, रोहतांग पास, सोलांग नाला और गुलाबा में भी पिछले 24 घंटे में भारी बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग की माने तो हिमाचल के पहाड़ों पर मौसम का सफेद दंगल अभी कुछ दिन और जारी रहेगा। मसूरी में जब लोग सुबह नींद से जागे तो उनके घरों के बाहर कुछ इसी तरह बर्फ की मोटी चादर बिछी थी। सबसे ज्यादा खुशी उन सैलानियों के चेहरों पर दिखी जो नए साल पर बर्फबारी का मजा लेने मसूरी पहुंचे थे। अच्छा लगा, अगर हम लोग बहुत दिनों से आना चाह रहे थे मसूरी और इंतजार इसी बात का था कि कब स्नोफॉल हो मसूरी में। बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। जितनी जल्दी हो सके अपना बैग्स पैक करें और जल्दी से मसूरी आ जाएं। उत्तराखंड के औली में भी देर रात से हो रही बर्फबारी के कारण चारों ओर बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। स्थानीय लोगों को बर्फबारी से भले ही परेशानी हो रही हो, लेकिन यहाँ पहुंचे सैलानी इस मौके को गंवाना नहीं चाहते। कल से बहुत स्नोफॉल हो रही है यहाँ पे और रुक ही नहीं रही है एंड वी आर एंजॉयिंग सो मच ऑली रॉक्स। देहरादून से करीब 100 किलोमीटर दूर चक्राता अपने शांत मिजाज के लिए मशहूर है, लेकिन बर्फबारी की वजह से पूरा शहर सफेद सन्नाटे में घिरा हुआ दिखाई देता है। उत्तरकाशी के ऊपरी इलाके में एक बार फिर मौसम सैलानियों पर मेहरबान हुआ है। गंगोत्री घाटी में बर्फ की बरसात ने सैलानियों को सराबोर कर दिया। नए साल में मौसम की पहली बर्फबारी में केदारनाथ में भी बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। भारी बर्फबारी के कारण ठंड बढ़ गई है। सर्दियों में बर्फबारी और विंटर स्पोर्ट्स के दीवानों के लिए स्वर्ग कहे जाने वाले नैनीताल में लोगों ने 2 साल बाद बर्फबारी का आनंद उठाया। इससे पहले नैनीताल में फरवरी 2015 में हल्की बर्फबारी हुई थी। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में मौसम का मिजाज अगले 24 घंटों तक ऐसा ही रहेगा। जैसे कल की एक्टिविटी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो स्नोफॉल की है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और उससे एडजॉइनिंग जैसे आप दिल्ली हट जाएगा, नॉर्थ हरियाणा हो गया, चंडीगढ़ रीजन वगैरह, ठीक है, थोड़ा बेस्ट यूपी में उस टाइप उसमें रेनफॉल एक्टिविटी रहेगी। हिमाचल और उत्तराखंड की तरह जम्मू कश्मीर में भी कई जगहों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। घाटी में श्रीनगर समेत कई जगहों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। यहाँ तक कि वैष्णो देवी में भी लोगों को बर्फबारी का नजारा देखने को मिल रहा है। कश्मीर घाटी में लगातार पिछले 2 दिन से बर्फबारी हो रही है और इस बर्फबारी की वजह से काफी सारे जो सड़कें हैं उन पे बर्फ जमी हुई है, फिसलन है और उसकी वजह से जो ट्रैफिक है वो रुका हुआ है। नेशनल हाईवे जो है जम्मू कश्मीर का, जो कश्मीर को बाकी इलाकों से कनेक्ट करता है, वो बंद पड़ा हुआ है। एक ओर जहां पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में बारिश ने मौसम सर्द कर दिया है। जनवरी के महीने में मौसम का मिजाज ऐसा बदला कि दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई शहरों में आसमान बादलों से भर गया। दिल्ली एनसीआर में आज तड़के हुई बारिश ने लोगों को कड़ाके की ठंड का अनुभव करा दिया। चंडीगढ़ में जहां बारिश हुई वहीं कई जगहों पर ओले भी गिरे। हरियाणा के रोहतक में भी सुबह हुई बारिश की वजह से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली एनसीआर में अगले 24 घंटे तक रुक रुक कर बारिश हो सकती है। साफ है, मौसम के बदले मिजाज के बाद दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई शहरों में कड़ाके की सर्दी का अनुमान है। आज तक ब्यूरो। पहाड़ों की रानी शिमला में भारी बर्फबारी ने 5 साल पुरानी यादें ताज़ा कर दी हैं। स्थानीय लोगों के साथ शिमला पहुंचे सैलानी जिस बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे, उसका नज़ारा उन्हें दिखी गया। भारी बर्फबारी से शिमला और मनाली बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं।
ऐसी कि जैसे किसी चित्रकार की सुंदर कल्पना जमीन पर उतर आई हो। जिस तरफ नजर फेरिए, नजारा ऐसा कि फ्रेम में तस्वीर मढ़वा दी गई हो। बाकी कोई जगह बची कहां? पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, सब पर सजने लगी बर्फ। शिमला का श्रृंगार पूरा हुआ तो बर्फ इतनी थी कि काला टीका लगाने की ना तो जगह बची थी और ना ही जरूरत। सफेद आंचल पर नजर टिकती कहां है? सड़कों पर, पेड़ों पर, सामने की पहाड़ी चोटियों पर, छतों पर और गाड़ियों पर कहां नहीं थी बर्फ? एक दिन पहले बरसते बर्फ को देखने के लिए तरसती आंखों का सपना पूरा हो गया। बहुत अच्छा मौसम है, बर्फ देखने ही आए थे, आज बहुत मजा आया सर स्नो फॉलिंग देखने का। अचानक कमाल हो गया है, कमाल, एक सरप्राइज हम सब के लिए सच में। आसमान पर बादल और जमीन पर बर्फ। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर जन्नत सा नजारा था। ये तस्वीरें मनाली की हैं, जहां सैलानी बर्फ में मस्ती करते दिख रहे हैं। मनाली में ये मौसम की पहली बर्फबारी थी। बर्फबारी से टूरिस्टों के चेहरे ही नहीं, किसानों की किस्मत भी चमक उठी है। सेब की फसल के लिए बर्फबारी बेहद जरूरी होती है। मौसम विभाग की माने तो हिमाचल के पहाड़ों पर मौसम का सफेद दंगल अभी कुछ दिन और जारी रहेगा। मंजीत सहगल, शिमला, आज तक। पहाड़ों पर बर्फबारी से जहां सैलानी खुश दिखे, वहीं हिमाचल और जम्मू कश्मीर में ये बर्फबारी लोगों के लिए आफत लेकर आई। मनाली में भारी बर्फबारी में सैकड़ों सैलानी घंटों रास्ते में फंसे रहे, तो बर्फबारी के चलते जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे लगातार दूसरे दिन भी बंद रहा। सफेद चादर में लिपटे हिमाचल प्रदेश का नजारा देख भले ही आपका चेहरा खिल उठा हो, लेकिन पिछले 24 घंटे की बर्फबारी में मनाली समेत कई इलाकों में आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मनाली में सीजन की पहली बर्फबारी का लंबा इंतजार तो खत्म हुआ, लेकिन पिछले 24 घंटे में वहां इस कदर बर्फबारी हुई कि शिमला समेत कई इलाकों में 10 घंटे तक बत्ती गुल रही। बिल्कुल बिजली, पानी सब कुछ ठप हो चुका है और आवाजाही तो बिल्कुल ही बंद देख रहे हैं। यहाँ पे भी बिल्कुल गाड़ियाँ यहाँ रुकी हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस प्रशासन ये सड़क को ये आवाजाही के लिए खोल दिया जाए। सबसे ज्यादा मुसीबत यहाँ घूमने आए सैलानियों को झेलनी पड़ी। शुक्रवार से ही हो रही बर्फबारी के कारण सोलांग नाला और मनाली के बीच सैकड़ों सैलानी घंटों रास्ते में फंसे रहे। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जमने से सैकड़ों वाहन चालक रास्ते में फंस गए। आलम यह था कि कई जगहों पर बर्फ हटाने के लिए प्रशासन को जेसीबी की मदद लेनी पड़ी। शिमला में 5 साल बाद ऐसी बर्फबारी देखने को मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल के कई हिस्सों में अगले 72 घंटों तक भारी बर्फबारी के साथ बारिश की संभावना है। हिमाचल की तरह जम्मू कश्मीर में भी बर्फबारी से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारी बर्फबारी के चलते घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे आज भी पूरी तरह बंद रहा। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर जवाहर टनल, बनियाल और पटनी टॉप के पास भारी बर्फबारी होने से कई जगह सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ जाने से रास्ता पूरी तरह ब्लॉक हो गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी जमकर बर्फबारी हो रही है, जिसके कारण राजौरी से पुंछ तक का रास्ता बंद पड़ा है। घाटी में हो रही बर्फबारी से बिजली संकट भी गहरा गया है। पूरी घाटी में पावर सप्लाई ठप है। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने खुद कई इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा लिया।
बर्फबारी और बारिश का सिलसिला करगिल और लेह में भी देखा जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो घाटी में अगले 24 घंटे तक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। आज तक ब्यूरो। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में दिखने लगा है। आज सुबह दिल्ली एनसीआर में बारिश ने लोगों को जनवरी वाली ठंड का एहसास करा दिया। वैसे अगर मौसम विभाग की बात माने तो कल दोपहर बाद दिल्ली में मौसम फिर से सामान्य हो जाएगा। उत्तर भारत में मौसम ने ली करवट। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में हो रही बर्फबारी से दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ने के आसार हैं। दिल्ली एनसीआर के लोगों ने जाड़े में इस बार अब तक कड़ाके की ठंड महसूस नहीं की थी, लेकिन आज सुबह हुई बारिश के बाद दिल्ली का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री नीचे पहुंच गया। दिल्ली एनसीआर में आज तड़के जहां कई इलाकों में बारिश हुई, वहीं दिन भर बादलों ने डेरा डाले रखा और सूरज को झांकने तक का मौका नहीं दिया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी सुबह कई इलाकों में हुई बारिश ने लोगों को कंबल में छिपने को मजबूर कर दिया। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली एनसीआर में कल दोपहर से मौसम पहले की ही तरह हो जाएगा। देखिए ये क्लॉडी से ये तो कल तक साफ हो जाएगा। जो जैसे मैंने पहले भी ब्रीफ किया, ये ज़्यादातर हिमालय रीजन में रहेगा, वो भी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जाता है। जी तो मतलब दिल्ली वालों को 2-3 दिन की परेशानी कल तक। आज मेन है, कल से क्लियर होने का। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी के कारण दिल्ली के मौसम ने अचानक से करवट ली। कल दोपहर तक दिल्ली में धूप देखी जा रही थी, शाम तक ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी और सुबह दिल्ली में जोरदार बारिश हुई। नतीजन पारा 5 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। फिलहाल मौसम विभाग का कहना है कि कल दोपहर तक हालात सामान्य होते दिखाई देंगे। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर हरियाणा और राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है। राजस्थान के माउंट आबू में सुबह से ही बादलों ने डेरा डाले रखा। बीती रात शहर का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री तक पहुंच गया। चंडीगढ़ में शुक्रवार को जहां जमकर बारिश हुई, वहीं कहीं कहीं ओले भी बरसे। कई जगह सड़कें ओलों से सफेद हो गई। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश और ओले। जनवरी के महीने में मौसम का मिजाज ऐसा बदला कि पूरे उत्तर भारत में आसमान बादलों से भर गया। यूपी के मुरादाबाद में बारिश की राह देख रहे किसानों के लिए बादल राहत बनकर बरसे। गेहूं की फसल के लिए इस बारिश को बेहद फायदेमंद माना जा रहा है। राजस्थान में इस मौसम की बरसात को मावठ कहते हैं, जो रबी की फसल के लिए बेहद जरूरी मानी जाती है। बढ़ते तापमान के चलते गेहूं, जौ और चना की फसल को नुकसान होने की आशंका थी, लेकिन अब मावठ ने किसानों की चिंता दूर कर दी है। एक और जहां बारिश की वजह से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने के आसार हैं, वहीं किसानों के लिए फसल की कामयाबी की उम्मीद बढ़ गई है। आज तक ब्यूरो। माधुरी दीक्षित और दीपिका पादुकोण दिल खोलकर एक दूसरे से बात कर रही हूं। सोचिए कितना दिलचस्प होगा दोनों को देखना और सुनना। तो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा आज तक की खास पेशकश बेमिसाल, बस अब से कुछ ही देर।